तरफ से कई सांसदों ने अपनी अपनी बातें रखी। हम इस बिल में दूसरी पार्टियों और राजनेताओं की भी बात करेंगे, लेकिन उनके भाषण का हिस्सा भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जो आखिरी लकीर खींच दी, तो अब हम आपको अमित शाह के भाषण की 7 बड़ी बातें सुनाते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी बात क्या कुछ रही वो सुनाते हैं। मान्यवर, यहां एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2013 में वक्फ कानून में संशोधन के बाद कई राज्यों में मंदिरों, चर्चों और सरकारी जमीनों पर वक्फ बोर्ड द्वारा दावे किए गए। शाह के मुताबिक इसी संशोधन की वजह से नया विधेयक लाना पड़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक और बड़ी बात कही, जिसमें वक्फ में गैर मुस्लिम समुदाय को शामिल किए जाने को लेकर कही जा रही बात को साफ किया है। सुनिए। हमने साहब, मैं अभी भी आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। सुनिए। और मान्यवर, ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक्ट मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। माननीय वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान बंगाल पर भी बात हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी को ललकारा, जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने कहा कि बंगाल में आकर यही बात कहिएगा। तब शाह ने ललकाते हुए कहा कि बंगाल में आकर कहूंगा कि यह राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है। ज्यादा सीटें आने का दावा भी उन्होंने किया। भाई करने, थोड़ा शांत हो जाइए। ये 26 के कारण डरे हुए हैं और कुछ कारण नहीं। चुनाव जो है ना अक्टूबर में, 25 में जो चुनाव है, इसके कारण मान्यवर भाई बैठ जाओ। बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है। छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीट आएंगे। अमित शाह ने कहा कि बिल से जमीनों को सुरक्षा मिलेगी। किसी की जमीन अब सिर्फ घोषणा मात्र से वक्फ नहीं बनेगी। आम आदमी की निजी संपत्ति सुरक्षित रहेगी। जहां एक व्यक्ति संपत्ति, भूमि या मूल्यवान संपत्ति धार्मिक या सामाजिक भलाई के लिए दान करता है, बिना उसको वापस लेने के उद्देश्य से, वहां वक्फ की रचना कर। इसमें दान देता है, वो शब्द का बड़ा महत्व है। दान उस चीज का ही कर्ज किया जा सकता है जो हमारा है। सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। मान्यवर किसी और की संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता। दान उसी चीज का किया जाता है जो हमारा है। गृह मंत्री अमित शाह ने 2 टूक बता दिया कि बिल लाने का मकसद साफ है कि गरीब मुसलमानों के विकास के लिए काम हो। सैकड़ों साल पहले किसी बादशाह ने दान किया, हमारी भाषा में कहो तो धर्मादा किया। अब इसकी संपत्ति को आप 12,000 रुपये में 5 सितारा होटल बनाने के लिए दे देते हो,
ये उचित है क्या भाई? वो पैसा गरीब मुसलमान के कल्याण के लिए करिए, तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण के लिए करिए, जो अनाथ बच्चे हैं उसके कल्याण के लिए करिए मानिए। और ये करने की जगह बेरोजगार मुसलमान युवाओं के लिए स्किलिंग का काम करिए। लाखों करोड़ों रुपए की भूमि मान्यवर और इनकम 126 करोड़ रुपया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि बिल प्रॉपर्टी को लेकर हड़पने के लिए नहीं है और किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा कि मुस्लिमों की संपत्ति पर बीजेपी की नजर है। लोग ने शंकाएं व्यक्त किया है, कह रहा कि वक्फ पे यूजर हटाने का बाद अब सरकार जो है मस्जिदें छीन लेंगे, दरगाह छीन लेंगे, मुसलमानों का प्रॉपर्टी छीन लेंगे। ऐसे बोलते हुए मैंने सुना है। जो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जब नमाज पढ़ते हैं रजिस्टर्ड है, डॉक्यूमेंट है, उस पे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये कानून प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। ये आप लोग बहुत क्लियर से सुन लीजिए। ये किसी का जमीन छीनने का कानून नहीं है। ये किसी का राइट, किसी का हनन करके उसका प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं है। In section 52A of the Principal Act, in subsection 1, for the words rigorous imprisonment, the words imprisonment shall be substituted. Dilute कर रहे हैं सर। पेरेंट एक्ट बोलता था कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो, और अगर आप बार बार ये कह रहे हैं कि फलाना हो रहा है, धमकाना हो रहा है, तो आप इसको क्लॉज को क्यों कमजोर कर रहे हैं? सिर्फ भ्रम फैलाना है सर। मंशा इनकी कहीं और है। मंशा सर, मैं भी एक टिप्पणी देना चाहूंगा कि आज ये एक विशेष समाज के जमीन पर इनकी नजर है, कल समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। आज ये बिल सिर्फ एक विशेष समुदाय के जमीन पर इनकी नजर है, कल दूसरे समुदायों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। लोकसभा में बहस के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को सांकेतिक तौर पर फाड़ते हुए अपना विरोध जताया। ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को आर्टिकल 26 का उल्लंघन बताते हुए इसे असंवैधानिक बताया। ओवैसी के बाद जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने जवाब दिया। बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? विपक्ष की ओर से जब अखिलेश यादव की बोलने की बारी आई तो अखिलेश ने बिल को मुस्लिमों से उनके घर दुकान छीनने की साजिश बताया। अखिलेश ने कहा, बीजेपी जब भी नया बिल लाती है तो अपनी नाकामी छिपाती है। बीजेपी वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रही है ताकि महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं उनकी बात ना हो। अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की कि हमारा धर्म अध्यक्ष महोदय नहीं कुछ कहना चाहते हैं
नहीं प्लीज, उनको अलाउ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था ना हो। और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है और लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है। आप कहते टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, जमीनों को हम मैपिंग कर करके डेटा एंड रिकॉर्ड ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय ये बताएं कि वो 30 लोग कौन थे, उनके नाम क्या थे जिनकी जान चली गई, न केवल जान जाने वालों की, बल्कि अध्यक्ष महोदय ये सरकार बताए कि जो लगभग 1000 हिंदू खो गए हैं, जो अभी तक नहीं मिले, जो अभी तक नहीं खोज पाए हैं, वो 1000 हिंदू की सूची कहां है? इसके बाद अखिलेश यादव और गृह मंत्री अमित शाह में तंज की भाषा में वार पलटवार भी देखने को मिला। जब अखिलेश ने कहा कि बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही, उस पर अमित शाह का जवाब भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है,